नमस्कार दोस्तों। और हम अपनी ITI TO और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आने वाले बेसिक कंप्यूटर की तीसरी क्लास में हैं। पहली क्लास में हमने बेसिक कंप्यूटर में अपने कंप्यूटर की जनरेशन्स के बारे में पढ़ना शुरू किया था। ठीक है, पहली पीढ़ी पढ़ी थी, उसके बाद दूसरी क्लास में दूसरी और तीसरी पीढ़ी के बारे में पढ़ा, और अब हम तीसरी क्लास में फोर्थ जनरेशन और फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे। अभी हम पढ़ रहे हैं कि कंप्यूटर में को हमने कितनी जनरेशन्स में विभाजित कर रखा है। तो 5 जनरेशन्स में विभाजित कर रखा है। फर्स्ट जनरेशन 1946 से 1954 तक, 54 तक। ठीक है। सेकंड जनरेशन 1955 से लेके 1964 तक। ठीक है। और उसके बाद थर्ड जनरेशन 1964 से लेकर 1977 तक, और फोर्थ जनरेशन 1978 से लेकर वर्तमान तक। ठीक है। अब हमने फर्स्ट जनरेशन में देखा कि मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जो था वो वैक्यूम ट्यूब्स हुआ करती थी। ठीक है। दूसरी जनरेशन जो आई उसमें वैक्यूम ट्यूब को ट्रांजिस्टर के द्वारा रिप्लेस किया गया। तीसरी जनरेशन में ट्रांजिस्टर को चिप्स के द्वारा क्या किया गया, रिप्लेस किया गया। ठीक है। ट्रांजिस्टर की जगह पे चिप्स आ गई, जिनको हम क्या बोलते थे, इंटीग्रेटेड सर्किट बोलते थे। ठीक है। जिसमें क्या होते थे, सैकड़ों ट्रांजिस्टर एक सिलिकॉन के टुकड़े पे लगे हुए हुआ करते थे। ठीक है। अब हम बात करते हैं चौथी जनरेशन की। चौथी जनरेशन में अब बात करते हैं चौथी जनरेशन में हम इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसको IC बोलते हैं, उसको रिप्लेस करके किसका उपयोग करेंगे। हमने देखा था इंटीग्रेटेड सर्किट में ही अगर हम सैकड़ों ट्रांजिस्टर का उपयोग कर लेते हैं तो उसको हम क्या बोल रहे थे, आखिरी में जो थर्ड जनरेशन में एक टर्म आई थी उसको हम क्या बोल रहे थे, LSI मतलब सैकड़ों ट्रांजिस्टर का उपयोग करके एक सिलिकॉन के टुकड़े पर हम उपयोग करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, LSI मतलब के लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है। इसको हम उपयोग करने लग गए थे कहाँ पर, थर्ड जनरेशन के एंड में। ठीक है। और अगर कुछ ट्रांजिस्टर, कैपेसिटर और रजिस्टर एक सिलिकॉन के टुकड़े पे लगाते थे तो उसको हम क्या बोलते थे, IC। इसको भी हम थर्ड जनरेशन में उपयोग कर रहे थे। इसको क्या बोलते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट। ये पहले आए थे, इंटीग्रेटेड सर्किट पहले आए थे, उसके बाद क्या आए थे, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है। और इसके बाद में जो चीज आई फोर्थ जनरेशन की, अब हम बात करते हैं, जहां सैकड़ों ट्रांजिस्टर उपयोग किए गए, वहां क्या हुआ, हमारा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन बन गया। ठीक है। LSI चिप्स बन गए। अब हम बात करते हैं कि चौथी जनरेशन में क्या आया। तो चौथी जनरेशन में जो मेन डिवाइस आई उसका नाम आया VLSI, प्रोसेसिंग डिवाइस VLSI। VLSI का फुल फॉर्म था वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। इसमें क्या था, इसमें हमने लाखों ट्रांजिस्टर का उपयोग किया। लाखों ट्रांजिस्टर एक सिलिकॉन के टुकड़े पर, एक सिलिकॉन के टुकड़े पर असेंबल करके हमने क्या बनाया, VLSI चिप बनाते हैं। ठीक है।
लाखों ट्रांजिस्टर्स को एक सिलिकॉन के टुकड़े पर असेंबल करके हम क्या बनाते हैं, वीएलएसआई चिप बनाते हैं। और इसी वीएलएसआई चिप को एक सामान्य नाम से जाना जाता है जिसको हम बहुत अच्छे से जानते हैं, पर उसका ये नाम भी है ये हमें नहीं पता। उसका जनरल नाम हम बहुत अच्छे से जानते हैं, जनरल नाम है उसका माइक्रो प्रोसेसर। तो माइक्रो प्रोसेसर और वीएलएसआई जो है वो एक ही चीज़ होती है। ठीक है, चूंकि हम माइक्रो प्रोसेसर का चौथी जनरेशन के कंप्यूटर में उपयोग कर रहे थे, इसलिए इस पीढ़ी के कंप्यूटर को हम क्या बोलते हैं, माइक्रो कंप्यूटर। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर्स को हम क्या बोलते हैं, माइक्रो कंप्यूटर। और क्यों बोल रहे थे, क्योंकि हम इसमें माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग करते हैं। अब हमने देखा कि माइक्रो प्रोसेसर में क्या होता है, बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स जो होते हैं वो एक छोटे से सिलिकॉन के टुकड़े पे असेंबल किए जाते हैं। मतलब बहुत सारी चीज़ें एक छोटे से आकार में आ जा रही हैं। इससे क्या हो जाता है, हमारे सिस्टम का साइज छोटा हो जाता है। सिस्टम का साइज छोटा होने से क्या हो जाता है कि जो हम पहली दूसरी और तीसरी पीढ़ी में पढ़ते आ रहे थे कि बड़े बड़े कंप्यूटर होते थे, रूम के बराबर के कंप्यूटर होते थे, अब कंप्यूटर कैसा हो गया था, टेबल पर एक कंप्यूटर रखा जाए इतने से साइज का कंप्यूटर बनने लग गया था। कब से, चौथी पीढ़ी से। ठीक है, और उनको ही हमने क्या बोला, पर्सनल कंप्यूटर। क्या बोला, पर्सनल कंप्यूटर। ठीक है, क्या बोला, पर्सनल कंप्यूटर। तो ऐसे कंप्यूटर जो चौथी पीढ़ी में आए उनको माइक्रो कंप्यूटर बोला गया, क्योंकि वो वीएलएसआई या माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग करते थे और साइज में छोटे होते थे, इतने छोटे होते थे कि वो टेबल पे आ जाते थे। इसलिए हम उनको पर्सनल कंप्यूटर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो अब हमसे पूछा जाए कि किस पीढ़ी में पर्सनल कंप्यूटर का आविष्कार हुआ, तो चौथी पीढ़ी में पर्सनल कंप्यूटर का आविष्कार हुआ। अब और क्या होता था, तो इस पीढ़ी में सेमी कंडक्टर चिप्स को मेमोरी के लिए उपयोग किया जाता था। ठीक है, सेमीकंडक्टर चिप्स को मेमोरी के लिए उपयोग किया जाता था, जिससे क्या हुआ कि तेज मेन मेमोरी मिलना शुरू हो गई थी हमें। ठीक है, अब हम देखते हैं कि कौन कौन से इस पीढ़ी के मुख्य कंप्यूटर थे। ठीक है, और क्या विशेषता थी। अब हम देख रहे हैं जैसे जैसे साइज छोटा हो रहा है तो संग में और क्या परिवर्तन आ रहे होंगे, और जो परिवर्तन आने वाले हैं वो क्या आएंगे कि इसमें जो है, पहले तो हम क्या देख लेते हैं, IBM PC इस समय का प्रमुख कंप्यूटर। ठीक है, एप्पल मैकिंटोश, ये इस समय के प्रमुख कंप्यूटर हुए। ठीक है, इसके अलावा और क्या हुआ इस समय में, चौथी पीढ़ी की प्रमुख और क्या चीजें आई, तो ये तो हो गए प्रमुख कंप्यूटर हो गए इस पीढ़ी के। ठीक है, अब बात करें हम तो हार्ड डिस्क ड्राइव का आविष्कार हुआ।
हम देखते हैं, हम पूछते हैं कि अपने कंप्यूटर में कितनी हार्ड डिस्क है, ठीक है, मतलब सेकेंडरी स्टोरेज कितना है। तो ये जो हार्ड डिस्क ड्राइव का आविष्कार हुआ है वो भी हमारी चौथी पीढ़ी में ही हुआ है। इसके अलावा और क्या हुआ चौथी पीढ़ी में, हम देखें तो चौथी पीढ़ी में ही कीबोर्ड, माउस, ठीक है, डॉट मैट्रिक्स, प्रिंटर आदि का आविष्कार हुआ। ठीक है, ये चीज अभी इसी समय में आई। ठीक है, अब और क्या हुआ, और हम देखें तो अभी तक हम प्रोसेसिंग और इन सब चीज़ों पे बात कर रहे थे। यहाँ से क्या हुआ, ऑपरेटिंग सिस्टम्स इसमें आए, ऑपरेटिंग सिस्टम्स का डेवलपमेंट शुरू हुआ। ऑपरेटिंग सिस्टम में जैसे कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम आए, MS DOS, ठीक है, मैकिन्टोश, ठीक है, यूनिक्स, लिनक्स, बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास हुआ। ठीक है, ये इसी पीढ़ी में हुआ, चौथी पीढ़ी में। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम का डेवलपमेंट होने लग गया। इसके अलावा और देखें तो क्या हुआ, अभी तक हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में बात कर रहे थे कि ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आई, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आई। अब हम देखते हैं कि यहाँ से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो आना शुरू हो गई थी हमारी दूसरी पीढ़ी से ही। ठीक है, पर यहाँ क्या बदलाव हुआ है, यहाँ से हमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जैसे C++ आदि का विकास हुआ। यहाँ से हमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज मिलना शुरू हुई। C++, जावा, ये सब लैंग्वेज हमें चौथी पीढ़ी में मिलना शुरू हुई। अब अगर हम देखें तो फोर्थ जनरेशन में हमने क्या क्या देख लिया है। फोर्थ जनरेशन में हमने पहले देखा कि इंटीग्रेटेड सर्किट जो यूज हो रहे थे थर्ड जनरेशन में, उनकी जगह पे अब हमने क्या किया, VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, या जिसको हम क्या बोलते हैं माइक्रो प्रोसेसर, उनका उपयोग होना शुरू हुआ। ठीक है, उनके उपयोग से क्या हुआ, प्रोसेसर का साइज छोटा हो गया, तो सिस्टम हमारा कैसा हो गया, छोटा हो गया। छोटा हो गया, कितना छोटा हो गया कि वो टेबल पे आने लग गया, इसलिए हम उसको क्या बोलने लग गए, पर्सनल कंप्यूटर बोलने लग गए। चूंकि माइक्रो प्रोसेसर का उसमें उपयोग हो रहा था, इसलिए हमने उनको क्या बोला, इस पीढ़ी के कंप्यूटर को माइक्रो कंप्यूटर बोल दिया। ठीक है, उसके अलावा ऑपरेटिंग सिस्टम्स का विकास हो गया इस पीढ़ी में, MS DOS, मैकिन्टोश, यूनिक्स, लिनक्स वगैरह। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का विकास हो गया। ठीक है, कीबोर्ड, माउस, डॉट मैट्रिक्स, प्रिंटर आदि का विकास हो गया। ठीक है, उसके अलावा हार्ड डिस्क ड्राइव का आविष्कार हुआ इसी समय में। ठीक है, और सेमीकंडक्टर चिप्स का यूज करने लग गए हम, किसके लिए, मेन मेमोरी के लिए, जिससे हमारी मेमोरी क्या हो गई, और फास्ट हो गई। और इन सब चीजों से एक और फायदा क्या हो रहा था हमें, जो पावर कंजम्पशन थी वो कम होती जा रही थी, साइज छोटे होते जा रहे थे। ठीक है, हीट जो पहले के सिस्टम्स में बहुत ज़्यादा निकलती थी, वो हीट निकलना कम हो गई थी। ये सब इसके फायदे हुआ करते थे। स्टोरेज कैपेसिटीज बढ़ गई थी, साइज तो छोटा हो रहा था पर स्टोरेज बढ़ रहा था।
ठीक है, इस तरीके से ये हमारे विशेषताएं हम एक बार लिख देते हैं, बाकी हमने समझ ली हैं। चौथी पीढ़ी की विशेषताएं जो हैं वो क्या क्या हैं। विशेषताएं अगर हम देखें तो नंबर 1 विशेषता क्या हो गई कि VLSI, या फिर जिसको हम क्या बोलते हैं माइक्रो प्रोसेसर, इसका उपयोग। ठीक है, दूसरी चीज हम देखें तो क्या हुआ, हमने इनको क्या बोला माइक्रो कंप्यूटर, या फिर क्या बोला इनको पर्सनल कंप्यूटर। इनका आविष्कार कहाँ से हुआ, चौथी पीढ़ी में हुआ। ठीक है, इसके अलावा हम देखें तो और क्या हुआ, चूंकि ये सब चीजें हम उपयोग कर रहे थे तो क्या हुआ, हाई स्पीड प्रोसेसिंग मिली हमें। हाई स्पीड प्रोसेसिंग मिल गई। ठीक है, एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी। ठीक है, इसके अलावा वर्सेटिलिटी, मतलब इसका उपयोग कहीं भी कर सकते हैं। ठीक है, वर्सेटाइल मतलब अलग अलग तरीके का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, ये सब, ये तो हमें कैसी मिल गई, एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी कैसी मिल गई, ज़्यादा बढ़ गई है। ठीक है, वर्सिलिटी मिली हमें। ठीक है, इसके अलावा और क्या फायदा हुआ, ज़्यादा स्टोरेज कैपेसिटी मिल गई, ज़्यादा स्टोरेज कैपेसिटी मिल गई हमें। ये हमारे मेन बेनिफिट थे किसके, 4th जनरेशन के कंप्यूटर्स के। अब बात करते हैं हम 5वीं पीढ़ी। ठीक है, 5th जनरेशन की हम बात करेंगे। 5th जनरेशन में क्या होता है वो हम देखते हैं। फिफ्थ जनरेशन या 5वीं पीढ़ी जो कि वर्तमान से भविष्य तक, वर्तमान में इनका प्रचलन आ चुका है। ठीक है, ये कंप्यूटर वर्तमान में आने लग गए हैं और अब भविष्य में जो सिस्टम्स आने वाले हैं वो सब इसी पीढ़ी में आने वाले हैं। अब हम एक चीज़ देख लेते हैं कि अभी तक किसी पीढ़ी का कोई दूसरा नाम नहीं आया, पर इस पीढ़ी को हम क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एज। ठीक है, मतलब कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस युग। ठीक है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काल आ गया है। ठीक है, यहाँ पर अब हम VLSI की जगह पे क्या करेंगे, ULSI का उपयोग करेंगे। किसका उपयोग करेंगे, ULSI। इनके फुल फॉर्म पूछे जाते हैं, इनको अच्छे से याद रखें। ठीक है, ULSI मतलब कि क्या हो जाता है, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है, एक ULSI जो होता है वो लाखों ट्रांजिस्टरों
एक सिलिकॉन के टुकड़े पर असेंबल करके बनाया जाता है। अब हम आईसी, एलएसआई, वीएलएसआई और यूएलएसआई के बारे में एक जनरल डिस्कशन कर लें। तो आईसी मतलब कुछ ट्रांजिस्टर, रजिस्टर और कैपेसिटर्स को एक सिलिकॉन के टुकड़े पे असेंबल करके अगर हम बनाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, जब हम सैकड़ों ट्रांजिस्टर्स को एक सिलिकॉन के टुकड़े पे असेंबल करके बनाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, एलएसआई। ठीक है, जब वही जो हजारों की संख्या में हो जाते हैं ट्रांजिस्टर एक सिलिकॉन के टुकड़े पे, उनको असेंबल किया जाता है, तब हम उसको क्या बोल देते हैं, वीएलएसआई, वेरी लार्ज इंटीग्रेशन, स्केल इंटीग्रेशन। और जब वो लाखों की संख्या में आ जाते हैं, लाखों भी नहीं, 10 लाख और उससे ऊपर, तब हमारा क्या बनता है, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है, मतलब साइज अब हमारे प्रोसेसर का और छोटा हो गया। ठीक है, और जब प्रोसेसर का साइज छोटा हो रहा है तो हमारे डिवाइस का साइज, मतलब पूरे मशीन का साइज, कंप्यूटर का साइज क्या हो जाएगा, और छोटा हो जाएगा। ठीक है, अब इस पीढ़ी में और क्या नई चीज आई वो हम देखते हैं। तो एक और चीज हमें देखने को मिली, हमें पिछली पीढ़ी में एक चीज देखने को मिली थी कि हमें माइक्रो प्रोसेसर मिल गया था। ठीक है, पर यहाँ पे उसमें भी डेवलपमेंट हुआ। यहाँ पे हमें क्या मिल गया, 64 बिट के माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार हो गया। मतलब अगर हमसे पूछा जाए कि माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार कब हुआ था, तो चौथी पीढ़ी में। पर यह पूछा जाए कि 64 बिट के माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार कब हुआ था, तो 5वीं पीढ़ी में, 5th जनरेशन में। ठीक है, अब हम देखते हैं और क्या हमें फायदा मिला है इस 5वीं पीढ़ी से। तो 5वीं पीढ़ी में एक और नई चीज जो हमें मिली वो क्या मिली, कि मेमोरी चिप्स का उपयोग, फ्लैश मेमोरी का उपयोग लगभग 1 GB तक के। ठीक है, तो क्या मिला हमें, मेमोरी चिप्स एंड फ्लैश मेमोरी अप टू 1 GB। पहले कैपेसिटी कम हुआ करती थी, साइज बड़े हुआ करते थे। अब हम चिप बात कर रहे हैं, मतलब छोटे से चीजें। ठीक है, छोटे से टुकड़े सेमीकंडक्टर्स के। तो मेमोरी चिप्स का आविष्कार हुआ, फ्लैश मेमोरीज का हुआ, और वो भी कितने साइज की, लगभग 1 GB तक के डेटा को हम स्टोर कर सकते थे उनमें। ठीक है, उसका आविष्कार कहाँ पे हुआ, यहीं पे हुआ। इसके अलावा और क्या फायदे मिले हमें इसमें, वो हम देखते हैं। तो और क्या मिल रहा है हमें, देखते हैं। हार्ड डिस्क हमने देखा था, हार्ड डिस्क का आविष्कार कहाँ हुआ था, हार्ड डिस्क का आविष्कार हो गया था हमारी चौथी पीढ़ी में। पर यहाँ से हमें हार्ड डिस्क का एक बेनिफिट जो देखने को मिलेगा, वो हम यहाँ से क्या देखेंगे, कि जो हार्ड डिस्क है उसका साइज बहुत ज़्यादा मिल जाएगा हमें। ठीक है, हार्ड डिस्क में भी इम्प्रूवमेंट होते चले गए, साइज बढ़ता चला गया। हार्ड डिस्क अप टू 1 TB की हमें मिलने लग गई। ठीक है, क्या हुआ, हार्ड डिस्क अप टू 1 TB की मिलने लग गई। और ऑप्टिकल ड्राइव्स, ऑप्टिकल ड्राइव्स
अप टू 50 GB हमें 5वीं पीढ़ी से मिलने लग गई। मतलब इनकी स्टोरेज कैपेसिटी में डेवलपमेंट होता गया, बढ़ती गई स्टोरेज कैपेसिटी। ऑप्टिकल ड्राइव जैसे CD, DVD, ठीक है, ये सब चीज़ें किस में आ जाती हैं, ऑप्टिकल ड्राइव्स में। और हमने देखा कि क्या हो रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एज है और अभी तक हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात ही नहीं की। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित कंप्यूटिंग डिवाइस का आविष्कार होने लग गया। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे आधारित कंप्यूटिंग डिवाइस का आविष्कार होने लग गया। अब आपको डाउट ये आएगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे आधारित मतलब क्या। तो उसका मतलब ये जो हम देखते हैं आज के समय में कि हम अपने मोबाइल में एक पासवर्ड डाल देते हैं बोलकर, तो वो क्या कर रहा है, वॉइस रिकॉग्निशन। हमने अपने फेस की वीडियो या फोटो लॉक के रूप में डाल रखी है, तो वो क्या हो रहा है, फेस रिकॉग्निशन। ये सब फीचर चौथी पीढ़ी तक नहीं थे, क्योंकि ये सारे जो फीचर हैं वो किसके हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, कृत्रिम बुद्धिमत्ता जिसको हिंदी में बोलते हैं, उसके फीचर हैं। तो ये डिवाइसेस जो उपयोग कर रही हैं ऐसी कंप्यूटिंग डिवाइसेस जो हमारे फेस को रिकॉग्नाइज कर रही हैं, हमारे फिंगर को पहचान रही हैं, हमारे वॉइस को पहचान रही हैं, वो सब कौन सी डिवाइस हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित कंप्यूटिंग डिवाइसेस हैं। अब हम बात करते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर साइंस की एक शाखा है, ठीक है, एक ब्रांच है कंप्यूटर साइंस की, जिसमें क्या किया जाता है, कंप्यूटरों को ऐसे प्रोग्राम किया जाता है, कंप्यूटर या कंप्यूटिंग डिवाइस को ऐसे प्रोग्राम किया जाता है कि वो एज अ ह्यूमन, एक मानव की तरह व्यवहार करें, बिहेव लाइक अ ह्यूमन। ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो वर्ड है वो सन 1956 में ही आ गया था। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो शब्द है वो कब आ गया था, 1956 में। नाइनटीन 56 में में जॉन मैकार्थी ने किया था। जॉन मैकार्थी ने किया था। ठीक है, ये MIT यूनिवर्सिटी में थे। ठीक है, किसने किया था, जॉन मैकार्थी। बहुत जरूरी नाम है, ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द किसने दिया या सर्वप्रथम इसका उपयोग किसने किया, तो किसने किया था, जॉन मैकार्थी ने। ठीक है, अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फायदे क्या क्या हैं, तो फायदे हम देख लेते हैं। जैसे हम अपने सिस्टम्स में गेम खेलते हैं, ठीक है, चेस चेकर्स वगैरह गेम खेलते हैं, ये किसकी वजह से संभव हो पाया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से संभव हो पाया है। सामने से हम देखते हैं कंप्यूटर प्ले कर रहा है और हमें हरा देता है, क्यों, क्योंकि वो हमसे ज़्यादा सोच पा रहा है। ठीक है,
किससे संभव हो पाया ये? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से। ठीक है, न्यूरल नेटवर्क डेवलप किए जा रहे हैं, एनिमल के ब्रेन्स डेवलप किए जा रहे हैं, वो किसकी वजह से हो पा रहे हैं? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से हो पा रहे हैं। ठीक है, एक्सपर्ट सिस्टम हमने देखे हुए हैं। ठीक है, जैसे हम देखते हैं हमारी सरकार क्या कर रही है, धीरे धीरे गांव-गांव तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने के लिए क्या कर रही है कि हम अपनी रिपोर्ट्स सिस्टम्स में मशीनें लगा दी गई हैं, वो क्या करेंगी, हमारे चेकअप करेंगी, वो रिपोर्ट्स कंप्यूटर में अपलोड हो जाएंगी और वहाँ से प्रिस्क्रिप्शन बन के आ जाएंगे। तो बीमारियों को डायग्नोसिस करने में हम हॉस्पिटलों में भी जाते हैं तो डॉक्टर यूज़ करते हैं कंप्यूटरों का आजकल। तो वो क्या हो रहा है, डायग्नोसिस में, बीमारियों को डायग्नोसिस में क्या हो रहा है, बीमारियों को पहचानने में किसका उपयोग किया जा रहा है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। तो ये एक्सपर्ट सिस्टम बनाए जा रहे हैं। ठीक है, किसके थ्रू डेवलप हो पा रहे हैं ये? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू। उसके अलावा रोबोटिक्स जो है वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू ही वो ब्रांच आ पाई है कंप्यूटर साइंस की। उसमें क्या होता है कि कंप्यूटर किस तरीके से काम करता है, कंप्यूटर सुनता है, ठीक है, समझता है और एक्ट करता है। ठीक है, तो ये हमारी 5 पीढ़ियाँ आज समाप्त हो गई हैं। ठीक है, अब अगर हम चाहें तो क्या हम कल की क्लास में नई चीज शुरू करेंगे, तो हम आज इसका एक ओवरव्यू ले ही लेते हैं। ठीक है, जिससे कि हमारी जो पीढ़ियाँ वाला सिस्टम है वो आज ही ख़त्म हो जाए। ठीक है, तो यहाँ हम देख लेते हैं पीढ़ी। ठीक है, उसके अलावा पीढ़ी, ठीक है, मेन या मुख्य कंपोनेंट या प्रोसेसिंग डिवाइस। ठीक है, ये 2 चीज़ें बहुत पूछी जाती हैं। तो और क्या देख लेते हैं हम, एक चीज़ और देख लेते हैं इसमें। वैसे कम पूछी जाती है पर कहीं पूछ ली जाए क्योंकि अब ये पुराना हो चुका है। ठीक है, पीढ़ी में हम बात करते हैं प्रथम पीढ़ी या फर्स्ट जनरेशन। ठीक है, प्रथम पीढ़ी में जो मेन कंपोनेंट था वो क्या था हमारा? वैक्यूम ट्यूब्स का हमने उपयोग करा। और काल जो था वो हमारा कितना क्या था? 1946 to 1954। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं द्वितीय पीढ़ी या सेकेंड जनरेशन। ठीक है, इसमें हमारी जो डिवाइस आई वो कौन सी आई? डिवाइस जो हमारी आई है वो कौन सी आई है? ट्रांजिस्टर। ठीक है, और समय जो था वो कब से कब तक था? 1955 से लेके 1964 तक। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं तृतीय पीढ़ी, जिसको क्या बोला हमने? थर्ड जनरेशन। ठीक है, चतुर्थ पीढ़ी जिसको हमने क्या बोला? फोर्थ जनरेशन। ठीक है, और ये पंचम पीढ़ी या जिसको हमने क्या बोला? फिफ्थ जनरेशन। ठीक है, तृतीय पीढ़ी में हमारे पास क्या आया? इंटीग्रेटेड सर्किट्स आए हमारे पास। ठीक है, जिसको हमने क्या बोला? आईसी। ठीक है,
चतुर्थ पीढ़ी में हमारे पास क्या आया, VLSI, ठीक है। और पंचम पीढ़ी में हमारे पास क्या आया, ULSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन अंडर अ लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है। ये कब से कब तक चला, तो 1964 से लेके 1977 तक। चतुर्थ पीढ़ी हमारी 1977 से लेके वर्तमान तक, ठीक है। और ये वर्तमान से भविष्य तक। ये हमारा एक जनरल ओवरव्यू है, ठीक है। ये हमारी आज पीढ़ियाँ ख़त्म होती हैं कंप्यूटर की। इसके बाद जो हम करेंगे वो क्या करेंगे कि कंप्यूटर को हम कैसे कैसे वर्गीकृत करते हैं, कितने टाइप से इसको कितने प्रकार के कंप्यूटर होते हैं, उसके बारे में हम अपनी अगली क्लास में पढ़ेंगे। जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो और मुझे भी नए नए वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे। अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।